नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्कि फाउंडेशनल हिस्से पर बात कर रहे हैं। जी। भाग 1 जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़ा है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस पर। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बुनियादी अनुच्छेद है, लेकिन देश की संरचना को परिभाषित करते हैं। सही। तो आज हमारा मकसद है समझना कि संविधान भारत को भौगोलिक रूप से कैसे देखता है। और कैसे राज्यों की सीमाएं बदल सकती हैं, नाम बदल सकते हैं। हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि देश का नक्शा मतलब कैसे बना और कैसे विकसित होता रहा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। हम्म, ये कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। जी। यहाँ ये राज्यों का संघ वाली बात इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना? इसका क्या मतलब है? ठीक ठीक। बिल्कुल। ये शब्द राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स बहुत सोच समझ कर चुना गया है। अच्छा, हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में बताया था कि इसके दो मुख्य मतलब हैं। पहला कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब जैसे अमेरिका में हुआ वैसा नहीं। बिल्कुल। और दूसरा जो शायद ज्यादा अहम है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अच्छा, तो ये भारत की अखंडता को मतलब एकदम पट्टा करता है। हाँ, ये अविनाशी संघ वाली बात यहीं से आती है। और अनुच्छेद 1 ये भी साफ करता है कि भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। क्या क्या है उसमें? राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और वो क्षेत्र जो भारत भविष्य में अधिग्रहित कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई देश की परिभाषा और उसकी अटूट प्रकृति। अब अगर भारत में कोई बाहरी क्षेत्र शामिल करना हो तो? हाँ, उसके लिए है अनुच्छेद 2। ये संसद को शक्ति देता है। किस बात की शक्ति? कि वो विधि द्वारा मतलब कानून बनाकर ऐसे नियमों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे नए राज्यों या क्षेत्रों को भारत संघ में शामिल कर सकती है। अच्छा, मतलब बाहरी इलाकों को जोड़ने का प्रावधान। जी। इसके कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे? बिल्कुल है। जैसे सिक्किम का विलय हुआ 1975 में। वो पहले एक संरक्षित राज्य था, फिर सह राज्य बना और अंततः पूर्ण राज्य। हाँ, याद है। या फिर 1961 में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल से सैन्य कार्रवाई द्वारा लेकर भारत में मिलाया गया। अच्छा, तो अनुच्छेद 2 बाहरी विस्तार की बात करता है। सही। लेकिन देश के अंदर जो राज्य हैं उनका क्या? मतलब उनकी सीमाएं, उनके नाम। यहीं पर अनुच्छेद 3 आता है और ये शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और कभी-कभी विवादास्पद भी रहता है। आपने बिल्कुल सही कहा। अनुच्छेद 3 संसद को बहुत ज्यादा शक्ति देता है राज्यों के आंतरिक पुनर्गठन के लिए। क्या क्या कर सकती है संसद इसके तहत? देखिए, संसद कानून बनाकर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है। अच्छा। सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या किसी राज्य का नाम बदल सकती है। और नए राज्य भी बना सकती है? हाँ बिल्कुल। किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके या 2 या ज्यादा राज्यों को या उनके हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। पर इसमें राज्यों की भी तो कोई भूमिका होगी, क्या उनसे पूछा जाता है? हाँ, ये एक दिलचस्प प्रक्रिया है। ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। ठीक है। और अगर बिल किसी मौजूदा राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम पर असर डाल रहा है तो राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजते हैं उनकी राय जानने के लिए। तो राज्य अपनी राय देते हैं? जी, देते हैं। पर और ये सबसे अहम बात है, उनकी राय राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होती। क्या मतलब, मानना जरूरी नहीं है? बिल्कुल। संसद चाहे तो उस राय को माने चाहे ना माने, अंतिम फैसला संसद का ही होता है, वो भी साधारण बहुमत से। ओह, तो मतलब राज्यों की सीमाओं को बदलने में केंद्र सरकार या कहें संसद का पलड़ा बहुत भारी है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कहा जाता है। राज्य बदले जा सकते हैं, संघ नहीं। इसके तो हमने कई उदाहरण देखे हैं पिछले कुछ दशकों में। बिल्कुल। जैसे साल 2000 में 3 नए राज्य बने। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। हाँ। फिर 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके तेलंगाना बनाया गया। वो एक लंबे आंदोलन का नतीजा था। और सबसे हालिया उदाहरण शायद जम्मू कश्मीर का है। जी, 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ये सब अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ। तो ये सब बदलाव करने की जो प्रक्रिया है, क्या वो बहुत जटिल है
जैसे संविधान में संशोधन करना होता है। यही अनुच्छेद 4 आता है शायद। एकदम सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 4 यही स्पष्ट करता है। वो कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे, हाँ, जिनसे पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन जी में बदलाव होंगे, जी, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि नए राज्य बनाने, सीमाओं या नाम बदलने जैसे बड़े कामों के लिए संसद को वो मुश्किल वाली प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती जो संविधान संशोधन के लिए चाहिए। मतलब वो विशेष बहुमत वगैरह की जरूरत नहीं। हाँ, 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान वाला बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत नहीं है। ये काम साधारण बहुमत से हो सकता है, जैसे कोई भी सामान्य कानून पास होता है। तो ये तो संसद को बहुत लचीलापन देता है। बिल्कुल, इससे देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना आसान हो जाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अनुच्छेद 1 भारत को परिभाषित करता है। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ, एक अटूट संघ। जी अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों को शामिल करने का तरीका बताता है। हाँ, अनुच्छेद 3 देश के आंतरिक नक्शे को बदलने की संसद की व्यापक शक्ति दिखाता है, जहां राज्यों की राय बस राय है, बाध्यकारी नहीं। सही। और अनुच्छेद 4 इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाता है, इसे संविधान संशोधन की जटिलता से बाहर रखकर। बिल्कुल सही सारांश है। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल उठता है क्या? कि हमारा संविधान कैसे एक तरफ तो एक बहुत मजबूत एकीकृत राष्ट्र बनाने पर जोर देता है, अविनाशी संघ की बात करता है, हाँ, और दूसरी तरफ देश की विशालता और विविधता को देखते हुए प्रशासनिक सुविधा के लिए इतना लचीलापन भी देता है कि राज्यों की सीमाएं, यहाँ तक कि उनका अस्तित्व भी साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। हाँ, ये संतुलन दिलचस्प है। तो ये जो लचीलापन है, जो बिना कठिन संविधान संशोधन के राज्यों की संरचना में बदलाव की अनुमति देता है, ये भारत के संघीय ढांचे की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या ये दिखाता है कि राज्य पूरी तरह संप्रभु इकाइयां नहीं हैं, बल्कि प्रशासनिक सुविधा की इकाइयां ज्यादा हैं? इस पर शायद हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न।